एक्सपेक्टेशन क्या है टेस्टर्स के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को कम से कम टाइम में करके दिखाओ। वो बिल्कुल। मैं कैसे करूंगा? मेरे हम्म। को टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। रेट हम्म। ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग है। बिल्कुल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक कस्टमर को मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। जी। अब क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? वो उसके कितने आर्ग्यूमेंट मेरे रेटिंग उसको इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं। ये ओके। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट भी पड़ी है तब हम्म। भी मैक्सिमम टेस्टर्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे एल्गोरिथम को। यहाँ पर फिर एआई मुझे हेल्प करेगा हम्म। कि वो उस डेटा के बेस पे एल्गोरिथम को वैलिडेट करके मुझे बता सकता है कि भी हाँ ये एंड रिजल्ट आना चाहिए। फ्रेंड का जब फ्रेंड आता है तो ऑपोजिट में एनिमी अपने आप पिक्चर में आ जाता है। तो एआई एज अ टेस्ट का यूज जो है, वो इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में कुछ नेगेटिव वे में भी होने का कुछ चांस है? कि अगर है तो वो क्या है? कि मान लो कि अगर सिंपल भाषा में बात करूं, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर मैं उसको नहीं समझ रहा तो ऑटोमेटिकली मैं उससे पीछे चला गई। वो अपना एक कहते हैं हम बिजनेस एनालिस्ट से बात करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट से इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको समझ के हम आगे कर लेंगे। मगर वो तरीका गलत है। एआई उसमें आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन के डेटा को पैटर्न को समझ सकता है, हम्म। अंडरस्टैंड कर सकता है, लॉग्स को पढ़ सकता है, हम्म। लॉग्स और के डेटा को प्रोडक्शन के डेटा को कोरिलेट कर सकता है और एक ट्रू लोड मॉडल, ट्रू एनालिसिस आपको निकाल के दे सकता है। 10 एपीआई में कितने सिनारियोस को वैलिडेट किया है, हम्म। कितना एफिशिएंटली किया है ओके। और कितने डेटा पॉइंट्स को आपने टच किया है। ओके। तो अगर मैं एआई यूज करता हूं अपनी स्क्रिप्ट्स का कोड जनरेट करने के लिए, वो हम्म। मेरे टोटल काम का 20% ही है। 80% काम मुझे खुद करना पड़ेगा। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया। तूने कहा हिंदी में बात करनी है तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने की पूरी आज। श्योर सर, बिल्कुल हम हिंदी में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब सर, होता क्या है कि ना, एआई आ रहा है, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। सबसे पहले तो आज हम समझेंगे कि एआई है क्या, बहुत सरल भाषा में इस पॉडकास्ट के थ्रू, और जो उसका मिथ है, फैक्ट है, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, दोनों के बीच में एक अंतर जानेंगे। एआई का इम्पैक्ट हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री पे किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्या वो बिल्कुल उसका फ्रेंड बनने वाला है या उसका एनिमी बनने वाला है? क्या हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में एआई जैसे कोडलेस ऑटोमेशन टूल कुछ हेल्प भी करने हैं, कि सिर्फ भीड़ बनती जा रही है टूल्स को लेके? टूल सिलेक्शन, स्ट्रेटेजीज एंड फुल एआई इम्पैक्ट ऑन आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आज इस पूरे रोड मैप को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जब नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दे ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ सर। ठीक है। मैं पहली बार एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दूंगा तो जहां जहां मैं गलतियां करूं बता दिए। तो अम, मैंने मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट आज से 23 साल पहले। ओके। मतलब मेरा जो पहला इंटरेस्ट था मतलब मेरे स्कूलिंग डेज से वो मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया मगर मैं डेंटल में जाना चाहता था तो वो छोड़ दिया। ओके। फिर उस टाइम 1997 की बात है तो कंप्यूटर्स में जीएनआईटी का एक कोर्स किया अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। उससे मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हुआ। तो पहले 4 5 6 साल मैंने एज ए डेवलपर काम किया प्रॉपर। ठीक है। जावा जावा में डेवलपमेंट करता था मैं। और वर्ल्ड की पहली जो SaaS एप्लीकेशन थी सीआरएम उसमें हम्म। डेवलपमेंट मैंने किया। ओके। मगर 4 5 साल बाद डेवलपमेंट करने का ना बोर हो गया तो मैं टेस्टिंग में बाय चॉइस आया हूँ। कोई मेरे को टेस्टिंग में लेके नहीं आया है, मैं टेस्टिंग में बाय चॉइस आया हूँ बिकॉज मैं जब देखता था अपने फ्रेंड्स को जो टेस्टिंग करते थे उनकी लाइफ मेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ओके। क्योंकि मैं फिर भी कोड इधर उधर से कॉपी करके अपना टास्क कंप्लीट कर सकता था पर हम्म। वो हर बार उसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके देखते थे। प्लस उनकी टीम में मस्ती भी ज्यादा होती थी। तो फिर मैं टेस्टिंग में बाय चॉइस गया और आईबीएम मेरे प्रॉब्लम मेरे करियर का सबसे अच्छा पीरियड आईबीएम में बताया जहां पर उन्होंने मेरे को कभी भी एज अ डेवलपर एज अ टेस्टर एज अ डिफरेंशिएशन नहीं किया। हम्म। आई थिंक प्रॉब्ली जिस टाइम मैंने शुरू की इंडस्ट्री का काम करना वो डिफरेंशिएशन था भी नहीं इतना। जी। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग मेरे को एंड टू एंड वहां सीखने को मिली। हम्म। और फिर मैंने टेस्ट ऑटोमेशन में भी किया है। उसके बाद अब पिछले 10 12 साल से मैं बड़ी टीम्स को लीड करता हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ी टीम साइज जो मेरे को रिपोर्ट करती थी वो थी 1200 लोग। 1200 टेस्टर्स मेरे को रिपोर्ट करते थे। ओके। और ओवर द लास्ट 8 इयर्स मैंने कम से कम नहीं तो 3,500 4,000 टेस्टर्स हायर किए होंगे और उससे कई गुना ज्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। तो ओके।
प्लस आई सीन, मतलब पूरा ये जो शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्री में, टेस्टिंग में और सॉफ्टवेयर में, वो पूरा देखा है मैंने। लाइफ हम्म, साइकिल एक साइक्लिकल फेज है। हम, जैसे तूने शुरू में कहा, एआई ये कुछ नया नहीं है। एग्जैक्टली। ये जो चीजें लोग अब एआई करके ब्रांड करके समझा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सब चीजें मैं और मेरी टीम 2015-16 से यूज कर रहे हैं। तो ओके। मतलब पिछले 7-8 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं, सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। वेबसाइट में 2017 से तो वेबसाइट में पब्लिश्ड है, जो यस। लोग अब कहते हैं कि हम एआई यूज कर रहे हैं। हम्म। तो कुछ नया नहीं है। और मैं कई बार कह चुका हूं ये बात, कुछ किसी को कुछ भी किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। एग्जैक्टली। तो सर अब हमने एआई को बोला, जैसे आपने बताया कि आप फ्रॉम 2015 आप यूज कर रहे हो। सर डेफिनेशन और मीनिंग में ना बहुत ज्यादा एक फर्क ये होता है कि मीनिंग आपको ये बताता है और कॉन्फिडेंस देता है कि मैं प्रैक्टिकली इसे शायद अपने प्रोजेक्ट में यूज करके कर सकता हूँ, और डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इंटरव्यू क्लियर हो रहा हो गया। तो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ कि टेस्टर के परसेप्शन से एआई का मतलब क्या है, बहुत अगर सिंपल भाषा ठीक में। है, तो एक बार टेस्टर्स के परसेप्शन से भी छोड़ते हैं, एक बार एक ठीक है। बिल्कुल सिंपल लेमैन टर्म में समझते हैं एआई है क्या। जी। एआई का जो फुल फॉर्म लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब किसी भी चीज को इंटेलिजेंस गेन करने के लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले कि मैं जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी वो इंटेलिजेंस बेस कर रहा हूँ, वो हम्म। इंफॉर्मेशन कितनी सही है या नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ आप एआई को किसी भी फेज में इंप्लीमेंट करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, हम्म। बेस चीज है कि आपके पास उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा क्या है बिल्कुल। और कितना डेटा है, और वो हम्म। डेटा जो एग्जिस्ट करता है वो हम्म। आपस में कोरिलेटेड कितना है। जी। क्योंकि अगर मेरे पास अपने, लेट्स सपोज, अब लोग क्या, अभी एआई के क्या यूज केसेस लोग यूज कर रहे हैं हम्म। इंडस्ट्री में, कि एआई का अगर देखेगा 5 मेन जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन और यूजेज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। अगर मैं बात करूँ तो पहला यूज है रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, जी। कि अगर आपको रिक्वायरमेंट को समझना है तो आपको जनरेटिव एआई और एआई के टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसका मैं रीजन समझाता हूँ क्या है, कि अभी तू भी टेस्टर है, मैं भी टेस्टर रह चुका हूँ हाँ कभी, जी। और अभी भी टीम्स को मैनेज करता हूँ। एज अ टेस्टर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें एक नए डोमेन में, नए रेगुलेशंस में रिक्वायरमेंट को समझना हो। जी। अब मान के चलते को एक नया प्रोजेक्ट मिला जो यूएस हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंटेड है, या जी। यूएस हेल्थ केयर के लिए है। हम्म। वहां पर हिप्पा की गाइडलाइंस आएंगी। बिल्कुल। हिप्पा गाइडलाइंस के साथ साथ फेडरल यूएस का लॉ आएगा और हम्म। स्टेट लॉ आएगा। ठीक है। अब कोई भी टेस्टर चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस वाला हो, हम्म। उसको यूएस यूएस से छोड़ इंडिया के गाइडलाइंस नहीं पता होंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी इस रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके। तो यहाँ पर आपको जनरेटिव एआई हेल्प कर सकता है, कि हम्म। जनरेटिव एआई आपको बता सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, आप यूएस में हेल्थ केयर में बिल्ड कर रहे हो जिसके ऊपर हिप्पा गाइडलाइंस हैं, और जो हम्म। फ्लोरिडा के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो वो आपको समरी में बता सकता है कि आप यूएस में, फ्लोरिडा में, हिप्पा में ये गाइडलाइंस और रूल्स एप्लीकेबल है। जी। तो मुझे बजाय एक एक 5,000 पेज की डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, हम्म। कि टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करने की बजाय, वो मेरे को एक समरी में 5 पैराग्राफ में बता देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जनरेटिव एआई और एआई मेरा दोस्त है, कि वो मुझे ये रिक्वायरमेंट गैप और ये टेस्ट के सिनारियो जो मैं मिस करूंगा, हम्म। उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। ओके। सेकंड सिचुएशन क्या आती है हमारी, अब दूसरा जो मिसकंसेप्शन टेस्टिंग में है, और मैंने उसके आज आज लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था, हम्म। लोगों को लगता है कि टेस्ट ऑटोमेशन सब कुछ करता है। नहीं, ऐसा नहीं। टेस्टिंग में टेस्ट ऑटोमेशन आपने किया वो सब कुछ करता है। मैक्सिमम जो एआई के टूल है वो टेस्ट ऑटोमेशन के लिए ही बने हैं। ये ब, हम्म। या वो टेस्ट ऑटोमेशन की तरफ से ही प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। जी। टेस्ट ऑटोमेशन जो है टेस्टिंग लाइफ साइकिल के सिर्फ 30% 40% एरिया को टच करता है। ओके। 60% जो है आप अभी भी उसको एज अ टेस्टर खुद करते हो। तो ये हम्म। सारी टेस्टिंग टाइप्स को भी आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। आप यूजर एक्सपीरियंस को ऑटोमेट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी को ऑटोमेट नहीं कर सकते, हम्म। आप ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन को एक एक्सटेंड के बियॉन्ड ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। जी। तो यहाँ पर भी एआई का यूज जो आता है, हम्म। एआई कहाँ पर हेल्प करेगा यहाँ पर, कि अगर मेरे पास पोस्टमैन कलेक्शन है, एपीआई की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बजाय कि मैं खुद कोड लिखूं,
मैं एक जनरेटिव एआई टूल को यूज करके उसका एपीआई टेस्टिंग का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता हूँ, जो बिल्कुल। बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। एज अ टेस्टर मैं उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं वैल्यू ऐड कहाँ करता हूँ? टेस्ट सिनारियोज में। मैं वैल्यू ऐड कहाँ करता हूँ? आइडेंटिफाई करने में कि ये मेरे पास 10 एपीआई हैं, इनको यूज करके मैं एंड टू एंड फ्लो पूरा कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, वो मेरा वैल्यू ऐड है। कोड लिखना मेरा वैल्यू ऐड एज अ टेस्टर नहीं है। ठीक है। तो जो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि टेस्ट ऑटोमेशन करना मेरा वैल्यू ऐड है टेस्टिंग में, नहीं है। कोड लिखना आपका वैल्यू ऐड नहीं है। आपका वैल्यू ऐड है कि आपने उस 10 एपीआई में कितने सिनारियोज को वैलिडेट किया है, कितना एफिशिएंटली किया है, ओके। और कितने डेटा पॉइंट्स को आपने टच किया है। ओके। तो अगर मैं एआई यूज करता हूं अपनी स्क्रिप्ट्स का कोड जनरेट करने के लिए, वो मेरे टोटल काम का 20% ही है। 80% काम मुझे खुद करना पड़ेगा, एआई नहीं करेगा मेरे लिए। जी। क्योंकि एआई अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो सारे सिनारियोस को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। तीसरा एरिया जहां पर एआई मुझे हेल्प कर सकता है एज अ टेस्टर, वो है हम्म, टेस्ट डेटा। टेस्टिंग में सबसे तीसरी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेस्ट डेटा की है। मैक्सिमम लोग जब हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की थी, हम लोग टेस्टिंग में नाम कैसे देते थे? शाहरुख खान, सलमान खान। क्रिकेटर पसंद आया तो क्रिकेटर का नाम डाल दिया। रैंडम डेटा कैसे जनरेट करते? रैंडम स्ट्रिंग अटैच कर दिया। इसका कोई डेटा का कोई मतलब ही नहीं बनता था। बिल्कुल। यहाँ पर जो है आपको एआई है हेल्प कर सकता है, क्योंकि एआई टूल आपका प्रोडक्शन का डेटा देख सकता है, उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है कि प्रोडक्शन में आपका यूजर किस तरह का डेटा यूज कर रहा है। उन ओके। पैटर्न के बेसिस पे सिंथेटिकली डेटा जनरेट कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते एज अ टेस्टर। ठीक है। मतलब अगर मुझे 10,000 रिकॉर्ड बनाने पड़ गए तो मैं हफ्ते भर में बैठ के 10,000 रिकॉर्ड ही बनाऊंगा, टेस्टिंग नहीं करूंगा। वही काम एआई सोल्यूशन मेरे लिए 10 मिनट में कर देगा। तो ठीक है। यहाँ पर मेरे को एआई सोल्यूशन मेरी हेल्प करता है एज अ टेस्टर, कि मेरे को वो डेटा में से पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा, पैटर्न के बेस पे डेटा जनरेट करेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उन पैटर्न के बेस पे वो मुझे बता सकता है कि मैंने कौन से सिनारियो मिस किए हैं। ओके। क्योंकि टेस्टिंग में प्रोडक्शन में डिफेक्ट क्यों मिलते हैं? इसलिए नहीं मिलते हैं कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में से सिनारियो मिस किए हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोगों ने एंड यूजर जिस तरह से डेटा यूज कर सकता है वो मिस किया है। ओके। तो वो चीज और है जो एआई आपको दे सकता है। ठीक है। चौथा जो मेन एरिया है जहां पर एआई हेल्प कर सकता है, अगर आप हम टेस्ट ऑटोमेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैंने इतने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहां पर लोगों ने 10,000 टेस्ट केस, 5,000 टेस्ट केस, 1,000 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हुए हैं। ठीक है। उनको वो स्क्रिप्ट को चलाते भी हैं। अब 1,000 स्क्रिप्ट आपने चलाई हैं, उनमें से अगर 500 फेल हो गई या 100 भी फेल हो गई, जी। आधे से ज्यादा लोग उन फेलियर्स को एनालाइज ही नहीं करते हैं। वो ब्लाइंडली दोबारा चला देते हैं कि इस बार शायद तुक्के से 20% पास हो जाएंगी। यहाँ पर दोबारा एआई हेल्प कर सकता है आपको फेलियर का एनालिसिस करने में, पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, कि आपकी स्क्रिप्ट बार बार क्यों फेल हो रही हैं। ओके। कि अगर यूआई की स्क्रिप्ट है तो क्या लोकेटर है जो चेंज हो रहा है, क्या लोकेटर है जो स्लो है, कौन सा पेज है जो स्लो है। ठीक है। ये सब एनालिसिस करने में एआई हेल्प कर सकता है। ओके। दूसरा, फ्रंट एंड यूआई ऑटोमेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोकेटर चेंज का है, उसमें सेल्फ हीलिंग में एआई हेल्प कर सकता है। और खैर ओके। वो एआई नहीं है, वो सिंपल कॉमन सेंस है। बस एआई एआई थोड़ा फैंसी वर्ड लगता है तो इसलिए सब एआई बोल रहे हैं। वो सिंपल कॉमन सेंस है जिसमें, तो इन सब सिनारियों में आपको हेल्प कर सकता है। जो पांचवा एरिया है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता, वो है डिफेक्ट ट्रियाज। ओके। किसी भी प्रोजेक्ट में टेक्निकल डेट के से अलावा जो सबसे बड़ा डेट हम इकट्ठा करते हैं वो है डिफेक्ट्स का। बिल्कुल। कि टेस्टर्स का काम है, टेस्टर्स डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्टर्स का काम डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना नहीं है, हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। और उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने का और कन्वे करने का, मतलब बताने का तरीका हमारा डिफेक्ट्स है। जी। होता क्या है कि आपने एक स्प्रिंट में अगर आपने 20 डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 ही फिक्स करेंगे, 10 डिफेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जी। और अगर आपका एक बड़ा प्रोडक्ट है तो वो थोड़े टाइम में आपके वो डिफेक्ट 10 के बजाय 1,000 भी दिखने को लगते हैं। ओके। यहाँ पर एआई दोबारा हेल्प कर सकता है आपको उन डिफेक्ट्स को क्लब करने में, कैटेगराइज करने में, कॉमन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, डिफेक्ट्स के पीछे कॉमन रीजन आइडेंटिफाई करने में, ओके। ताकि आप कम टाइम में ज्यादा डिफेक्ट्स को फिक्स कर सके। तो ओके। ये 5 एरियाज है जहां पर टेस्टर्स को एआई एज अ फ्रेंड
हेल्प कर सकता है अगर आप उसको उस माइंडसेट से देखेंगे तो। सर आपने बहुत जो 5 कैटेगरीज है उसमें जो लास्ट में डिफेक्ट राइज बताया वो भी बहुत एक तरीके से है, क्योंकि क्या होता है कि सबको ये लगता है कि मतलब मेरा भी एक मिसकंसेप्शन यही था कि वो टर्म्स में जाना, फॉल्ट, फेलियर, इन सब में मेरा बहुत होता था कि बट टेस्टिंग इसके बियॉन्ड है। ये तो पता चल गया, आपने हाँ, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको रेस किस तरीके से करना है, वो आपकी मेन गेम है टेस्टिंग में। सर इसी से एक चीज ये आती है कि ये तो हमारा हो गया कि एआई मेरा फ्रेंड बन गया, बट फ्रेंड का जब फ्रेंड आता है तो ऑपोजिट में एनिमी अपने पिक्चर में आ जाता है। तो एआई एज अ टेस्ट का यूज जो है वो इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में कुछ नेगेटिव वे में भी होने का कुछ चांस है? कि अगर है तो वो क्या है? कि मान लो कि अगर सिंपल भाषा में बात करूं, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर मैं उसको नहीं समझ रहा तो ऑटोमेटिकली मैं उससे पीछे चला गया, ये मेरा पहला नुकसान हो गया। बट एआई का ट्रेंड अभी चला है, लेकिन चल तो ये 6-7 सालों से पहले ही रहे अंडरग्राउंड पे, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे नहीं है। ओके। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जो कभी भी टेस्टर्स नहीं थे। ओके। इनका इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जिन्होंने कभी भी टेस्टिंग को एज अ क्राफ्ट और एज अ प्रोफेशन समझने की कोशिश ही नहीं करी। हम्म। जो लोग टेस्टिंग में सिर्फ इस वजह से आए क्योंकि वो डेवलपमेंट में नहीं जा सकते, हम्म। और जो सिर्फ एक ऑटोमेशन टूल के इंजीनियर बन के रह गए हैं, उन लोगों पे इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। ओके। क्योंकि उन लोगों का वैल्यू एड क्या है, जिनको सिर्फ एक ऑटोमेशन टूल आता है, हम्म। जो अपने आप को टेस्टर कहने में भी शर्म फील करते हैं, और जो टेस्ट केसेस लिखने में भी शर्म फील करते हैं, हम्म। उन लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अब मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनका काम सिर्फ कोड लिखना है, ओके। जो सिर्फ पोस्टमैन में मेरी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो हम्म। सेलेनियम जावा यूज करके मेरी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, ओके। क्योंकि वो कोडिंग वाला काम, जैसे मैंने कहा, जो वो कोडिंग वाला काम है मेरा, वो हम्म। सारा का सारा, जितने भी काफी टूल्स अब हैं मार्केट में जो स्टेबल हैं, जो ऑटोमेटिकली ये कोडिंग वाला काम कर सकते हैं, कि ओके। जिनको मैंने एक बार कोड समझा दिया या टेस्ट केसेस बता दिए या हम्म। टेस्ट केस का फ्लो रिकॉर्ड कर दिया, वो हम्म। उसको अपने आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ओके। कोडिंग को। जो जी। कोडलेस ऑटोमेशन टूल है क्या, कोडलेस ऑटोमेशन टूल बेसिकली वो यही कहते हैं कि आप अपना फ्लो को रिकॉर्ड करिए, हम हम्म। उसको ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जी। और कोडलेस ऑटोमेशन टूल भी एक स्कैम है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एज अ टेस्टर मुझे कोड नहीं दिखता है, हम्म। पीछे तो कोड लिखते ही हैं वो भी। हाँ एग्जैक्टली। और जो जो फ्रेमवर्क मैंने 20 साल पहले बनाया था, उसी फ्रेमवर्क को मैक्सिमम कोडलेस ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं, जिन्होंने एक कॉमन फंक्शनल लाइब्रेरी बनाई हुई है, और जो आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करके एक डेटाबेस में टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं एक्शंस को, और हम्म। किस बटन पे एक्शन या किस कंट्रोल पे एक्शन परफॉर्म करना है, हम्म। उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं, और प्लेबैक के टाइम पे उस टैबुलर फॉर्मेट में उसको चला देते हैं। तो ओके। अगर मेरे को ये सब मिल रहा है, तो उन लोगों को डेफिनेटली नेगेटिव खतरा है, जो हम्म। सिर्फ और सिर्फ, जिनको हम लोग टेस्टिंग में ऑटोमेशन टूल इंजीनियर कहते हैं, जो ओके। लोग वो उस कैटेगरी में, उनके लिए डेफिनेटली परेशानी की बात है। ओके। एंड सर होता क्या है कि एआई देखो, ह्यूमन और एआई का मतलब जो मेरे को डिफरेंशिएशन समझ आता है कि ह्यूमन भी मिस्टेक करता है, करेगा, ये तो है ही, और मिस्टेक, और टेस्टर की बात करें तो वो हमेशा उल्टा ही सोचता है, जो कि अच्छी चीज है, ये उसका प्लस पॉइंट है। कि मान लो मेरे पास ग्लास है तो लोग कोई बोलेगा कि ये खाली है, मैं बोल दूंगा द ग्लास इज फुल ऑफ एयर, मेरा पॉजिटिव और हम्म। नेगेटिव दोनों सिनेरियो अगर कवर हो गया। इसी तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एआई जो है वो उसको भी ट्रेन किया गया है डेटा के थ्रू, बट कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि वो भी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको दे दे, ये चांस है। तो इससे डेफिनेटली है। इससे क्या मतलब एक था वो सेट होता है कि कि एआई का टूल तो मेरे पास हो ही गया, अब तो मेरा रिजल्ट सही आना है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% या 0%, 0 पॉइंट समथिंग % का चांस रहता ही है कि मेरे को शायद वो पैटर्न मैच करने में गलती कर दे, जिससे मेरा सिक्योरिटी कंसर्न या कुछ भी हो सकता है। मान लो कि मैं बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, उस पॉइंट इन टाइम पे तो एआई फेल हो गया आपका, तो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? ये ना, ये क्वेश्चन के अंदर वैसा ही है जैसा क्वेश्चन हम लोग मेरे से 15 साल पहले पूछते थे, जब टेस्ट ऑटोमेशन पॉपुलर होना शुरू हुआ था, कि अब तो टेस्ट ऑटोमेशन आ गया है, मुझे टेस्टर की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो स्क्रिप्ट लिख दिया है, बटन क्लिक करूंगा, स्क्रिप्ट चलेगा, रिजल्ट आएगा, बस काम खत्म, टेस्टर क्यों चाहिए मुझे। हम्म। मगर जब बाद में लोगों को पता चला, अच्छा नहीं, स्क्रिप्ट को तो मेंटेन भी करना पड़ेगा,
फंक्शनलिटी चेंज होगी तो स्क्रिप्ट को चेंज भी करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली। रिकॉर्ड प्लेबैक नहीं चलेगा। तो वही एआई के थ्रू है। एआई जैसे मैंने शुरू में कहा था, एआई क्या है? एआई बेसिकली आपके डेटा को एनालाइज करके उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। जी। डेटा साइंस का एक बहुत बेसिक रूल है कि डेटा साइंस में गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम्म। अगर आपका डेटा बिल्कुल ही करप्ट है, खराब है, तो उसके बेस पर जो भी इंटेलिजेंस निकालेगा वो खराब ही निकलेगी। जी। मैं देखो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब चैट जीपीटी शुरू शुरू में नया नया आया था, तो हम्म। मैंने उस पर काफी टाइम स्पेंड किया। तो उस पर मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, रैंडम क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, हम्म। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में मैंने उससे क्वेश्चन पूछे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके। तो चैट जीपीटी ने शुरू शुरू में एक दो बार तो आंसर्स गलत दिए कि, और एक दो बार आंसर सही दिए कि नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। पर धीरे धीरे उसने आंसर्स को अपने आप बिल्ड करना शुरू कर दिया, फेक आंसर्स, हम्म। और अपने आप ही फेक थ्योरीज को कोटेशन में डालने लग गया कि ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, इस बंदे ने उसके बारे में पेपर लिखा है। जबकि ना हम्म। तो वो थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ना पेपर एग्जिस्ट करता है, ना वो बंदा एग्जिस्ट करता है। ओके। तो वो वही टेस्टिंग में भी होएगा, क्योंकि टेस्टिंग में भी क्या होगा, अगर आपने 100% आपने ये सोचा कि मैं एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक जनरेटिव एआई टूल को दे दूंगा और वो टेस्ट केसेस जनरेट कर देगा मेरे सारे, वो हम्म। नहीं होएगा। हम्म। वो गलत टेस्ट केस भी जनरेट करेगा, क्योंकि ओके। कहीं ना कहीं जहां पर भी ह्यूमन सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, या हम्म। जहां पर भी रिक्वायरमेंट्स की इंटरलिंकिंग कॉम्प्लेक्स है, हम्म। जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे नहीं समझ सकते हो, वो ओके। चीजें में एआई फेल होगा ही होगा। हम्म। एआई मैक्सिमम, एटलीस्ट जो अभी मेच्योरिटी लेवल है हम्म। सॉल्यूशंस का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनारियोस में तो आपको टेस्ट केस निकाल के दे सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्टली सर। तो सर इसी में ही मेरा ये आपने चैट जीपीटी का जो पॉइंट उठाया सर, मेरा भी इसी सही है। जैसे मैं भी चैट जीपीटी इनिशियल लेवल में नवंबर में आया था, तो मैंने बहुत उसको यूज किया कि है क्या। एक तो सर चैट जीपीटी का अप होने का रीजन एक ही था, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही रिस्पॉन्स देता है। और यही हमारी होती है कि वो हमसे बात कर रहा है कि उसने हमने कुछ कीवर्ड्स दे दिए, उसने उसको घुमा फिरा के बिल्कुल एक ले आया, और उसको इतना ही ट्रेंड किया गया कि पर्टिकुलर इतना ही था कि मेरे पास उसके आंसर है। अगर मैं उसके बियॉन्ड कुछ पूछता हूँ तो बोलता था कि आई एम एआई मॉडल करके उसका एक स्टैंडर्ड बन गया। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चैट जीपीटी पे गया, लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है बिल्कुल 3.5 जो इस समय चल रहा है, लिख दिया प्लीज राइट द टेस्ट केस और टेस्ट सिनारियोस फॉर द लॉगिन फंक्शनलिटी। उसके पास 20 टेस्ट केसेस जो है वो ऑलरेडी हैं। अगर मैंने उस पे 20 लिख दिया, मैं उसको बोलूंगा 50 लिखने, तो शायद वो 50 भी लिख देगा, कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन टेस्टर, एक अच्छे टेस्टर में फर्क ये होता है कि जो वो यूजर परसेप्शन से सोचता है, जहाँ बिहेवियर आ जाता है, सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज में मैं किस तरीके से उस चैट जीपीटी का मतलब रिलेवेंस को उठा सकता हूँ अपने करंट प्रोजेक्ट में। दो चीजें मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। सिंपल लॉगिन फंक्शनलिटी, उसके टेस्ट केसेस हैं। दूसरा होता है कि जहाँ सिचुएशन बेस्ड होती है जैसे सेल्स फोर्स में दिस इज माई रिपोर्ट टाइप, इस पर्टिकुलर चीज पे ये फील्ड दिखनी चाहिए और ये सिनेरियो। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर मैं एआई करेक्ट। किस तरीके से रिलेवेंस यूज कर सकता हूँ। देख, अब इसमें ना तूने एक जो पहला वाला पार्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट था। यस। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि एज अ टेस्टर मेरा रोल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस लिखना है। नहीं। वो नहीं है मेरा रोल, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट केस ज्यादा लिखना ज्यादा आसान है। हम्म। क्योंकि मैं लॉग इन, जैसे तूने कहा लॉग इन के मैं 50 टेस्ट केस लिख सकता हूँ, 500 भी लिख सकता हूँ, और एग्जैक्टली। 5 भी लिख सकता हूँ। हम्म। मेरा स्किल एज अ टेस्टर कब आता है कि जब मैं उन टेस्ट केसेस को ऑप्टिमाइज करके कम से कम टेस्ट केस में मैक्सिमम कवरेज निकाल सकूं। हम्म। वो मेरा स्किल है। जी। यहीं पर हम लोगों ने, मेरे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने, मैं चैट जीपीटी नहीं कहूंगा, हम लोगों ने जनरेटिव एआई का एफिशिएंटली यूज कैसे किया है। हम्म। हम लोगों ने जनरेटिव एआई को यूज किया है अपने टेस्ट केसेस को ऑप्टिमाइज करने में, कंबाइन करने में। हम्म। तो हम लोग बजाय रिक्वायरमेंट को एज ए इनपुट देने के लिए के बजाय, हम लोग ने एआई सोल्यूशन बनाया है, हम उसमें टेस्ट केसेस को एज इनपुट देते हैं। ओके। हम्म। और हम अपने एल्गोरिथम को कहते हैं कि अब इन टेस्ट केसेस को यू ऑप्टिमाइज बाय 50%। कि हम्म। जितने, अगर मैंने मैंने 10 टेस्ट केस लिखे हैं, तू इन 10 टेस्ट केस को ऑप्टिमाइज करके 5 भी बना, हम्म। और मुझे टेस्ट डेटा दे जो मेरे 10 सिनारियो कवर करता हो। ओके। तो हम एआई को ऐसे यूज कर रहे हैं।
हम्म। कि मैंने 100 टेस्ट केस लिखे हैं, 100 को मेरे को 50% ऑप्टिमाइज करना है, जी। और मुझे मगर डेटा चाहिए जो 100 को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। ओके। तो अब एआई मुझे दो चीजें करके देता है। एक तो मेरे को नंबर ऑफ टेस्ट केस को कंबाइन करके हम्म। ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या कॉमन है मेरे हम्म। टेस्ट केसेस में जिनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ। वो ऑप्टिमाइजेशन मेरे को मिल गया। हम्म। सेकंड, वो मुझे एक ऑटोमेटिक डेटा कॉम्बिनेशन बिल्ड करके देता है जो मुझे पूरे के पूरे 100 सिनेरियो कवरेज करता हो। तो अब ओके। ये दोनों चीजें बनते हैं मेरे इनपुट ऑटोमेशन के लिए। ओके। तो मैं फिर उसको यूज करता हूँ फिर अपने ऑटोमेशन का कोड जनरेट करने के लिए। कि हम्म। अब जो पहला लेवल ऑप्टिमाइजेशन हुआ मैनुअल बिल्कुल। टेस्ट केसेस का। जी। सेकेंड लेवल ऑप्टिमाइजेशन हुआ अब ऑटोमेशन में, कि इन 50 टेस्ट केसेस को ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जनरेट कर दे। हम्म। तो फाइनली वो 100 टेस्ट केस की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनती है, वो 5-6 टेस्ट केस में कंबाइन हो जाती है, जी। और डेटा पूरा मेरे पास है। तो हम्म। यहाँ इस तरह से अगर हम एआई को यूज करेंगे वो हमारा बेनिफिट है, ओके। बजाय इसके कि अब वो एआई मेरा टेस्ट केस लिखे। ठीक है। एंड इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर जाना चाहता हूँ। एज अ टेस्टर जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में भी इनको इन्वॉल्व किया जाता है इन ऑर्डर टू चेक कि आपकी क्या लेवल ऑफ स्किल्स को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक्सपीरियंस इस समय क्लोज टू 4 इयर्स होने वाला है। अब मुझे भी बैंकिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, रियल टाइम कैलकुलेशंस एंड सो फॉर्थ है। मैं एआई में तो डिपेंड नहीं रह सकता इस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि वही है ना कि एक गलत रिजल्ट मेरा पूरा सब कुछ जीरो कर सकता है। तो बैंकिंग जैसे प्रोजेक्ट में या सेंसेक्स निफ्टी जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मिली सेकेंड्स में भी आपका हर चीज डिफरेंशिएशन हो जाती है। मैं बहुत सिंपल रखूंगा, मैं सेल्स फोर्स में हूँ तो मैं सेल्स फोर्स टेस्टिंग में सीपी की वजह से, जहाँ पे वो कैलकुलेशंस के बेसिस पे सारी होती है, बिलिंग्स के ऊपर होता है, रेवेन्यू के ऊपर हो गया, वहां पर मिली सेकेंड्स में आपकी कैलकुलेशंस इधर से उधर हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो खराब हो सकता है, इनवॉइस भी उसी बेसिस पे जनरेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे एआई का किस तरीके से एफिशिएंट यूज कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू चेक कि जो मेरा ये वाला फाइनेंशियल वाला जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% चैट जीपीटी पे डिपेंड रहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इफेक्टिव वे में हाई क्वालिटी डिलीवरी किस तरीके से कर सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन मैं एक और ये बताता हूँ, क्योंकि एज अ टेस्टर हमें टेस्टिंग के लिए टाइम कम मिलता है। अगर मैं सर्विस बेस में बात करूँ तो उस पर्टिकुलर चीज में एआई किस तरीके से मेरा हेल्प कर सकता है। नहीं, जो मैंने शुरू में पांच पांच जो बताई थी एरिया, अगर हम्म। हम सिर्फ उन 5 एरिया पे ही टिके रहते हैं एआई को यूज करने के लिए, तो वो ही तुम्हारा पूरे लाइफ साइकिल में तुम्हारा को टाइम सेव करके दे सकते हैं। ठीक तो है। अब देखना टेस्टर्स एज अ टेस्टर मेरा मेरा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम होता है? टेस्ट केस बिल्कुल। सिनारियो लिखने में। हम्म। दूसरा मेरा है टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने में। ओके। तीसरा है मेरा डिफेक्ट डिफेक्ट डालने में। हम्म। मगर डिफेक्ट डालना में मैं डिफेक्ट डिफेक्ट एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, मगर वो हम्म। एक लाइन का डिफेक्ट डेवलपर को समझ में आएगा ना फिक्स होएगा। तो हम ठीक है। क्या करते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम्म। और अटैचमेंट्स लगाते हैं, 50 चीजें करते हैं। बिल्कुल। वो चौथा जो है मेरा, जो यहाँ टाइम जाता है सबसे ज्यादा, अगर मुझे डिटेल टेस्टिंग करनी है, मेरा टेस्ट हाँ। डेटा जनरेट करने में। बिल्कुल। इन सब चीजों में एआई आपकी हेल्प कर सकता है। ओके। अगर हम डिफेक्ट की बात करते हैं पहले, डिफेक्ट हम्म। में मुझे रिकॉर्डिंग भी डालनी है, लॉग्स भी डालने हैं, स्क्रीनशॉट्स भी डालने हैं, और हम्म। ये भी इंश्योर करना है कि ये डिफेक्ट किसी और ने ना डाला हो। यस। हम्म। यहाँ पर मेरे को एआई हेल्प कर सकता है। एआई मुझे बता सकता है कि जो मैंने अब डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया है, हम्म। इससे मिलता जुलता डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जी। ताकि मैं एक नया डिफेक्ट ना डालूं, हम्म। मैं एग्जिस्टिंग डिफेक्ट में ही अपनी नई ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं। जी। हम्म। तो वो टाइम, अगर मैंने एग्जिस्टिंग डिफेक्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन ऐड किए, तो वो खाली मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मेरे प्रोजेक्ट को भी हेल्प कर रहा है, जी। डेवलपर को भी हेल्प कर रहा है, हम्म। ताकि मेरा डिफेक्ट काउंट ना बढ़े मगर रिस्क एड्रेस हो जाए। ओके। दूसरा, जैसे बैंकिंग बैंकिंग प्रोजेक्ट है या कोई भी और प्रोजेक्ट, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? जहां आपके लार्ज नंबर कैलकुलेशन और राउंडिंग ऑफ एरर्स आते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली। मैक्सिमम टेस्टर जितने मुझे इंटेलिजेंट हो, मैथ्स में बहुत लोग वीक है। तो यहाँ पर भी आपको एआई सोल्यूशन हेल्प कर सकता है, आपको वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का रिजल्ट निकालने में। हम्म। यहाँ पर लेट्स सपोज आपने आपका बैंक, आप एक लेंडिंग के एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, ओके। जहां पर आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है होम लोन, आप होम लोन प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो, रेट हम्म। ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग है। बिल्कुल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक कस्टमर को मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर।
जी। अब क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, वो उसके कितने आर्ग्यूमेंट मेरे रेटिंग उसको, इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं, ये ओके। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट भी पड़ी है तब हम्म। भी मैक्सिमम टेस्टर्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे एल्गोरिथम को। यहाँ पर फिर एआई मुझे हेल्प करेगा हम्म। कि वो उस डेटा के बेस पे एल्गोरिथम को वैलिडेट करके मुझे बता सकता है कि भी हाँ, ये एंड रिजल्ट आना चाहिए। इसमें वो भी हो गया ना कि मान लो कि जैसे अभी 6% पे लिया, 6 महीने बाद वो सिक्स पॉइंट हाँ, टू फाइव हो गया, उसके 6 महीने बाद 7 हो गया, और फिर 6 महीने बाद देखो तो फिर वो कम हो गया, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन आती है उसके ऊपर मेरा क्या, जो मेरे पास डेटा है, जिस तरीके से मैंने केसेस लिखे हैं, करेक्ट। उसमें कितनी कवरेज है कि नहीं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। और चार बार मैंने प्रीपेमेंट भी कर दिया उसमें। हाँ। दो प्रीपेमेंट में मैंने कहा कि मेरा टेन्योर कम कर दो, दो में मैंने कहा मेरी ईएमआई कम कर दो। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल तो अमाउंट ये ऊपर। सब, हाँ, तो ये सब कॉम्बिनेशंस में जो है टेस्टिंग में मुझे एआई सोल्यूशन हेल्प कर सकता है, ओके। क्योंकि वो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को बिल्ड कर सकता है, हम्म। रन कर सकता है और मुझे रिजल्ट्स बता सकता है। ओके। तो टेस्टिंग का टाइम मेरा बचेगा। तो सर जैसे अभी तक हमने बात किया कि चैट जीपीटी का इम्पैक्ट ये हो सकता है, कवरेज को किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम सेविंग इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके ऊपर हमने बात करी। बट अब उस चीज के ऊपर आते हैं कि जहां एआई का इम्पैक्ट अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में आना बाकी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी फील्ड है, बहुत एक ब्रॉड फील्ड है। मल्टीपल डोमेन्स हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, कोडलेस है, कोडलेस में भी नो कोड लो कोड है, और पूरा कोड से भी करना है। तो वो कौन से की एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कि एआई अभी नहीं पहुंचा? मेरे हिसाब से कुछ टेस्टिंग टाइप्स हैं जहां पर एआई बहुत मेजर हेल्प कर सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल टेस्ट ऑटोमेशन नहीं कर पाता है। ओके। जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन है, हम्म। ये एक एरिया है जहां पर एआई एक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम का आती है वो टेस्टर्स ढूंढना जिनको, मतलब वो लोग ढूंढना जो टेस्टर्स भी हो जिनको एक लोकल लैंग्वेज भी आती हो। ओके। वो एक मेजर स्ट्रगल है, क्योंकि अब जो एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं हम, कोई भी एप्लीकेशन जो बड़े स्केल की है वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए बिल्ड नहीं होती है, वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बिल्ड होती है। जी। अगर तू देखेगा, जैसे हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं अभी, हाँ जी। तू भी कंटेंट हिंदी में क्रिएट कर रहा है, और जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो जिन्होंने पिछले एक साल में ग्रो किया है, वो मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस नहीं है। हम्म। वो एप्लीकेशंस हैं जो ग्रो कर रही है। टिकटॉक है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम रील्स है, हम्म। यहाँ पर सब में मल्टीलिंगुअल कंटेंट है, मल्टीपल ज्योग्राफीज के लोग यूज कर रहे हैं, हम्म। मल्टीपल नेटवर्क कैपेबिलिटीज हैं, जी। मल्टीपल डिवाइसेस हैं। हम्म। ये सब चीजें हैं जो टेस्ट ऑटोमेशन और टेस्टर्स कभी भी उस स्केल पे नहीं कर सकते। ओके। अगर कर अगर हमारे पास स्किल भी हो, हम्म। ऑटोमेशन भी हो, तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर आएगा। बिल्कुल। अगर मुझे लेट्स सपोज टिकटॉक को हम्म। 190 कंट्रीज में टेस्ट करना है, उतने ब्राउजर कॉम्बिनेशन पे और डिवाइस कॉम्बिनेशन पे टेस्ट करना है, तो हम्म। इमेजिन कर, मैं अभी एक एक एप्लीकेशन के लिए कम से कम नहीं तो 4-5 हजार कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। जो अगर मैं ऑटोमेशन में चलाऊंगा भी तो सिर्फ एक ही जना खुश होएगा, ब्राउजर स्टैक खुश हो जाएगा, सॉस लैब खुश हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा बनाएंगे। मगर जो कंपनी जो बिल्ड कर रही है वो नहीं कर सकती। यहाँ पर एआई हेल्प कर सकता है, क्योंकि एआई ये सारे सिनारियो सिचुएशंस को बहुत कम टाइम में, बहुत कम कॉस्ट में सिमुलेट करके वैलिडेट कर सकता है, और एटलीस्ट मुझे एक इन्फ्रेंस दे सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि हाँ, कि मेरा एप्लीकेशन इन इन कॉम्बिनेशन में सही चल रहा है। ओके। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। हम्म। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली। मगर हम अपने एप्लीकेशन में लाइब्रेरीज बिल्ड कर सकते हैं, और जो अब कई एआई लाइब्रेरीज हैं जो हम्म। ह्यूमन जेस्चर्स को, ह्यूमन इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हम्म। सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकती हैं। वो सब चीजें, वो उन सब जगह पे एआई हेल्प कर सकता है। ओके। कितना एक्सटेंड तक कर पाएगा, अभी क्या मेच्योरिटी लेवल है, नहीं, मगर हम्म। इन फ्यूचर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन सब चीजों में एआई एक मेजर रोल प्ले कर सकता है टेस्टिंग के परस्पेक्टिव से। ओके। सर टेस्टिंग में अगर हम बात करें तो मतलब जो नेट पे होता है वो तो ये होता है कि दो तरीके की टेस्टिंग की कैटेगरी होती है, फंक्शनल आ गई, नॉन फंक्शनल, और आज के टाइम पे एक मेंटेनेंस की कैटेगरी भी नई चालू हो गई है, पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी उसका आइडिया मुझे भी नहीं है, टू बी वेरीफाइंग। बट जो फ्यूचर है एआई का, लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो हमारी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की कैटेगरी में आती है,
इसके ऊपर हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज रिसोर्स का मैं यूज करके उसके जो बॉटलनेक्स है मेरे, उनका मैं इफेक्टिवली बता सकता हूँ कि आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि क्या है, क्योंकि ये इस पार्ट पे कोई डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में तू अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंजीनियर से बात करेगा ना, हम्म। एटलीस्ट 70% जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में परफॉर्मेंस इंजीनियर हैं, हम्म। उनको जेमीटर के आगे कुछ नहीं आता है। ऑब्वियसली फैक्ट है ये। उनको ना तो उनको ना तो ये समझ में आता है कि वो ज्योमेट्रिक स्क्रिप्ट लिख देंगे, ज्योमेट्रिक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, हम्म। उसमें से बेसिक बेसिक इन्फ्रेंस निकाल के आपको दे देंगे कि थ्रूपुट कितना है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना हम्म। है, उनका कोरिलेशन क्या है, वो बता देंगे आपको। मगर उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि मेरे परफॉर्मेंस अगर डिग्रेड हो रही है, बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम मेरे नेटवर्क में है, मान लो हम्म। नेटवर्क में प्रॉब्लम क्यों है, एग्जैक्टली। वो उनको क्लाउड में लॉग्स की समझ नहीं है, क्लाउड के कंपोनेंट्स की समझ नहीं है, हम्म। उनको ये नहीं पता। मैक्सिमम लोगों के साथ जो मेरा जो स्ट्रगल होता है परफॉर्मेंस, वही होता है कि आप लोड मॉडल किस बेस पे बना रहे हो। ओके। आपने कैसे डिसाइड किया कि आप जब परफॉर्मेंस रन चलाओगे 500 500 कॉन्करेंट यूजर का, हम्म। उसको आप अपनी एप्लीकेशन में उस लोड को हम्म। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जी। किस ट्रांजैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो अपना एक, कहते हैं हम बिजनेस एनालिस्ट से बात करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको समझ के हम आगे कर लेंगे। मगर वो तरीका गलत है। एआई उसमें आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन के डेटा को, पैटर्न को समझ सकता है, हम्म। अंडरस्टैंड कर सकता है, लॉग्स को पढ़ सकता है, हम्म। लॉग्स और के डेटा को, प्रोडक्शन के डेटा को कोरिलेट कर सकता है, और एक ट्रू लोड मॉडल, ट्रू एनालिसिस आपको निकाल के दे सकता है, इंटरप्रिटेशन निकाल के दे सकता है, ओके। जो एक परफॉर्मेंस इंजीनियर आज नहीं कर पाता है। ओके। इन सब चीजों में एआई हेल्प कर सकता है। सर अब इसमें भी दो चीजें आज जो मैं एक चीज को मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहूंगा। एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो उसका भी कॉम्पिटिटर आ चुका है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर आपको लगता है कि जो एथिकल डायलामास बने हुए कंफ्यूजन्स हैं कि एप्लीकेशन में ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस डोमेन में ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जैसे एक्सेसिबिलिटी आपने बताया, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहां तो रूल है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के ये फॉर्म्स चेकलिस्ट होना चाहिए। इंडिया में नहीं है कि कि कुछ भी आपने यूज कर लिया तो चेकलिस्ट ये है, इसको नहीं भी करेंगे तो यू कैन इग्नोर दिस। तो इस पर्टिकुलर चीज पे आपका क्या है कि ये किस तरीके से कंफ्यूजन दूर हो सकती है वाली। तो इस बेसिकली इसमें चैलेंज कहाँ पर है कि काफी टेस्टिंग टाइप है जहां पर हम लोग कहते हैं कि एआई को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम्म। राइट। क्वेश्चन वो नहीं है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी अगर कोई टेक्नोलॉजी मेरे को अवेलेबल है, वो क्यों हम्म। नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे को एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हम्म। मुझे मेरी कवरेज इंक्रीज करने में, मेरी क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, तो मैं उसको क्यों ना यूज करूं। एग्जैक्टली। हम्म। मतलब मेरा उस चीज को देखने का तरीका ये है, ये नहीं है कि मैं इसको क्यों यूज करूं, मेरा क्यों ना यूज करूं। हम्म। अगर मेरे को एआई से हेल्प मिल रही है तो मैं उसको यूज करूंगा। ओके। एंड। क्योंकि एक पॉइंट पॉइंट जो गंदर तूने शुरू में कहा था, एज एक्सपेक्टेशन क्या है टेस्टर्स के साथ, कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को कम से कम टाइम में कम करके दिखाओ। तो बिल्कुल। मैं कैसे करूंगा, मेरे हम्म। को टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ओके। एंड सर इसी में भी एक चीज ये होती है कि अब रिसेंट जो आने वाले ईयर्स है वहां पर क्या हो रहा है कि अभी मैं अगर यू टेस्टर की बात करूं तो उनके मन में पहले दिन ही ये होता है कि मैनुअल मैंने 1 साल कर ली, ऑटोमेशन आ गया। ये एक मिथ को मैं यहाँ पे ब्रेक करवाना चाहता हूँ आपके इतने जो आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है कि बिगनर्स कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल आना चाहता हूँ एआई को, कि किस तरीके से बिगनर को पता चले कि एआई की ताकत क्या है और एआई को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है। से फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेशर है, उसका नाम गंधर्व है, 1.5 साल 2 साल हो गए टेस्टिंग में, अब मैनुअल कर रहा था, नॉर्मल टेस्टिंग कर रहा है, थोड़ा ऑटोमेशन में पता चला गया, सिलेनियम विद जावा कर ली एंड सिलेनियम विद पाइथन करके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दी। अब एआई अचानक से पिक्चर में आ गया, तो मन कर रहा है कि क्यों यार कोड लिखना, अब तो टाइम बचाने के लिए मैं कोडलेस टूल का यूज कर लेता हूँ। तो सर यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं तो सीधा ही एकदम से जंप मार गया। एक होता है टेक्नोलॉजी के साथ चलना और एक होता है टेक्नोलॉजी को एकदम सही और पकड़ लेना, दोनों में बहुत फर्क है। आपका मैनुअल बेस तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए एज अ टेस्टर, जब तक वो खत्म हो गया तो फिर आपको कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इस पॉइंट इन टाइम पे जो इस क्वेश्चन है इस पे आपका क्या परसेप्शन है, क्योंकि एक मिथ है ये।
नहीं, टेस्टिंग में मिथ तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, पर इसमें अगर टेक्नोलॉजी को पकड़ना में प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आपको ये लगता है कि एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट पकड़ के मैं हम्म। अपना बेस छोड़ दूं, वहां पर हम्म। आप फंसोगे, वहां पर आप फंसोगे। ओके। क्योंकि आपको टेस्टिंग तो कभी छोड़नी नहीं है, टेस्टिंग हम्म। में फंडामेंटल तो आपको करना ही है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में जो हम्म। टास्क मैं करता हूँ उसमें ऐसा कौन सा टास्क है हम्म। जहां पर मुझे ज्यादा काम करना है, कम टाइम में करना है, और ज्यादा इनपुट्स को यूज करना है। ओके। वहां पर आपको एआई को यूज करना है, वहां पर आपको एआई मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकता है। ओके। मगर अगर कोई टेस्टर सोचे कि अब मेरे लिए टेस्ट केस भी एआई लिख देगा, स्क्रिप्ट भी टेस्ट एआई बना देगा, हम्म। और एग्जीक्यूट तो ऑटोमेशन कर ही देता है, एनालिसिस एआई कर देगा, वहीं पर आप फंस जाओगे, क्योंकि सारा काम एआई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और ओवर डिपेंडेंसी और ओवर रिलायंस हम्म। एआई पे, वहां पर भी आप फंसोगे। क्योंकि अभी भी जितने भी टूल्स हैं जी। उनमें से कोई ये नहीं कहता कि अगर आप मेरे टूल को यूज करिए उसमें एआई इंक्लूडेड है, और अगर आपको रिजल्ट गलत निकला तो आपके पैसे रिफंड। तूने सुना है किसी फिर टूल हुआ? टूल कंपनी का ये ऐड अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ इससे नहीं। हिसाब पता चल जाता है, इससे हिसाब पता चल जाता है कि उनका क्या कॉन्फिडेंस है अपने टूल के ऊपर। ओके। एंड सर, अब जैसे हम पॉडकास्ट के बिल्कुल अब एंड पे आ रहे हैं, तो जब हम टेस्टर की बात करते हैं तो डेवलपर की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बोला जाता है कि 36 का आंकड़ा है डेवलपर टेस्टर में, जो कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। जो कोलेबोरेशन होता है डेवलपर और टेस्टर के बीच में, उसको एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वो आगे हम प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर कर पाएंगे। एआई टूल क्या इनहेंस कर सकते हैं इस कोलेबोरेशन और कम्युनिकेशन को डेवलपर और टेस्टर के बीच इफेक्टिव वे में, ताकि प्रोडक्ट की डिलीवरी स्मूथ हो? डेवलपर्स की अगर हम बात करें, डेवलपर्स ऐसे नहीं, डेवलपर्स और टेस्टर्स में लड़ाई होती है। डेवलपर्स और टेस्टर्स में लड़ाई कब होती है? जब हम कहते हैं कि ये डिफेक्ट है, वो कहते हैं कि मैं इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। हम्म। एक डेवलपर को टेस्टर से क्या चाहिए? डिफेक्ट नहीं चाहिए, हम्म। उसको डेटा चाहिए हम्म। कि अगर डिफेक्ट है तो कहाँ है, हम्म। और तुम मुझे क्या डेटा दे सकते हो कि मैं उसको जल्दी फिक्स कर सकूं। जी। हम्म। अब हम बात करते हैं एक सिंपल मोबाइल ऐप की। ठीक है। सिंपल मोबाइल ऐप में मैंने लॉग इन किया, लॉग इन पे मेरी ऐप क्रैश कर गई। ठीक है। एज अ टेस्टर मैं क्या डिफेक्ट डालूंगा कि मैंने एप्लीकेशन में लॉग इन किया और एप्लीकेशन क्रैश कर गई? नहीं। मैक्सिमम टेस्टर ये डिफेक्ट डालेंगे। नहीं। अगर मैं उस डिफेक्ट के साथ अगर मैं एप्लीकेशन के लॉग्स को अटैच कर दूं, हम्म। तो डेवलपर एग्जैक्टली देख सकता है कि भैया जब लॉग इन किया तो एप्लीकेशन लॉगिन के बाद किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या लाइब्रेरी में या मेथड में जाके एप्लीकेशन क्रैश करी है, तो जी। उसको वो डिबग करने का टाइम बच जाता है। हम्म। यहाँ पर एआई टेस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं डेवलपर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने में। हम्म। क्योंकि अब काफी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम अपने डिवाइस पे हम्म। पैरेलली रन कर सकते हैं जब हम टेस्टिंग कर रहे हो, और वो ओके। ऑटोमेटिकली डिवाइस की इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन, हम्म। लॉग्स की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके, कोरिलेट करके हम्म। एक समरी बना के डिफेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, जो ठीक है। डेवलपर को हेल्प करेगा। तो ओके। यहाँ पर है, यहाँ पर एआई हेल्प कर सकता है। एंड सर, अभी तक जितनी हमने बात कर ली एआई किस तरीके से मेरा बूम है या बूम या कर्व, मेरे को सब कुछ ये पता चल गया। सर, ये क्वेश्चन जो है वो इस पॉडकास्ट का लास्ट है, इसमें मैं बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मैसेज जो आप अपने हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, स्पेशली एस्पायरिंग टेस्ट इंजीनियर्स को, बेसिकली जो टेस्टिंग में एआई के थ्रू अपने करियर को पूरा एक मिनट ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो एनी स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर साइड दैट विल सो डेफिनेटली। जो लोग एआई को यूज करके अपने टेस्टिंग करियर को या इंजीनियरिंग करियर को भी ट्रांसफॉर्म यस। करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, एआई को वहां यूज करने की कोशिश मत करो जहां सब यूज कर रहे हैं, हम्म। जो आसान है, जिसके लिए टूल अवेलेबल है। जी। एआई को वहां यूज करो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग में एक्चुअल प्रॉब्लम आज की डेट में कोड लिखना नहीं है। हम्म। इंजीनियरिंग में आज की डेट में एक्चुअल प्रॉब्लम है ज्यादा काम को कम टाइम पे, कम हम्म। रिसोर्सेज के साथ डिलीवर करना, ऑप्टिमाइज करना। जी। अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो हम्म। और आपको एआई की समझ है, तो आप अपने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में
एआई को यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, जी। ताकि मैं ज्यादा काम को कम टाइम पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का डिलीवर कर सकूँ। ओके। जो लोग इस चीज को समझ लेंगे, जो हम्म। लोग इस एरिया में काम करेंगे, उनकी वैल्यू एक नॉर्मल डेवलपर के मुकाबले, एक नॉर्मल टेस्टर के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहेगी, बिकॉज आप वो चीज बचा के दे रहे हो जो क्वांटिफाइबल है, जो बिल्कुल। सब्जेक्टिव नहीं है। आप हम्म। टाइम बचा रहे हो, आप पैसा बचा रहे हो कंपनी के लिए, जो क्वांटिफाइबल है, जो ओके। दिखता है। हम्म। क्वालिटी एक परसेप्शन है, पैसा सबको दिखता है। ओके। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट कि जिस तरीके से आपने यही बताया कि किस तरीके से हेल्प कर सकता है, किस तरीके से उसका इफेक्टिव यूज करना है, टेस्टर का लाइफ साइकिल जो मतलब उसको टेस्टिंग करने के तरीके में किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, ताकि टेस्टर डेवलपर के बीच में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश रहे और कोडियल रहे, ताकि प्रोडक्ट की डिलीवरी स्मूथ हो सके। एंड जो आपने 5 डोमेन्स बताए कि कहाँ एक्चुअल में एआई का यूज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वो हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर पॉइंट, इट रियली मींस अ लॉट सर। थैंक यू बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।